गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज चुके हैं 4 और मैं आ गया हूँ एसएससी इंग्लिश वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 500 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स लेके एक बार फिर से आपके पास। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे वीडियोज़ आपके एग्जाम में थोड़ा सा भी हेल्प करते हैं तो प्लीज़ ऑनेस्टली इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। एनीवे, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट वर्ड की ओर। द फर्स्ट वर्ड इज़ एंटीडोट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंटीडोट? एंटीडोट का मीनिंग होता है अ मेडिसिन डेट क्योर्स पॉइजन और हार्मफुल सब्सटेंस। जो आप जहर वहरा खा लेते हैं, कभी आपको अगर मरने का मन करे, जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहा है, तो साथ में एक एंटीडोट रखिएगा कि गुस्से में अगर आप जहर खा लें तो साथ में एंटीडोट भी खा लीजिएगा, ठीक है, तो असर कम हो जाएगा उसका। नेक्स्ट वर्ड आता है अप्रेंटिस का। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर या फिर स्टूडेंट। एक ऐसा पर्सन, नॉर्मली हम स्कूल में जाते हैं तो हम स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अगर हम किसी स्किल को सीखने के लिए जाते हैं तो हम अप्रेंटिस होते हैं। मोस्ट कॉमनली ये जो अप्रेंटिस वर्ड है वो किसी स्किल्ड बिजनेस में या फिर जो स्किल्ड लेबर होता है उसमें यूज़ होता है। लाइक आप किसी ट्रेड को सीखने जा रहे हैं या फिर आप किसी आर्ट को सीखने जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे अप्रेंटिस बोलते हैं, ठीक है। अर्जुन इज़ एन अप्रेंटिस एट अ मैकेनिक शॉप। वो मैकेनिक शॉप पे क्या कर रहा है? अप्रेंटिस, मतलब वो सीख रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ स्किल चाहिए गाड़ी बनाने के लिए। Okay, so the question is, the word apprentice means the correct option is B, a person who learns a trade or skill by working under a skilled employer. The next question is, the word arbitrator means. अब arbitrator क्या होता है? The part of speech of this word is noun, a person who settles disputes or difference between two or more people in a fair way. देखिए, तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एज एज फॉर नाउ मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देर इज़ अ थ्री टाइप ऑफ दी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग। आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलिएशन होता है और मीडिएशन होता है। और इसके डूअर को हम आर्बिट्रेटर, कंसिलेटर और मीडिएटर बोलते हैं। तो बेसिकली आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपके स्टेनो या एसएससी सीजीएल वगैरह की इंग्लिश के लिए। आप बेसिकली जान लीजिए कि एक होता है कोर्ट में जज, तो आर्बिट्रेटर हमारा जज ही होता है, लेकिन वो प्राइवेट जज होता है। हम किसी को भी आर्बिट्रेटर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। हालांकि लॉ में या फिर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में उसके कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि कौन आर्बिट्रेटर हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। लेकिन बेसिकली आप बस इतना जानिए कि आर्बिट्रेटर एक प्राइवेट जज होता है जो दो लोग के डिस्प्यूट को सॉल्व करवाता है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डेट्स आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है और ये इसका मतलब होता है कि एक बहुत अच्छा वक्ता जो कि दूसरों पर अपना प्रभाव जमा ले। एबल टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ क्लियरली एंड इफेक्टिवली, स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम, अच्छी तरह से बोलने वाला, ठीक है। दैट्स माई सन हैज़ आर्टिकुलेट पर्सनालिटी, मतलब वो इतना अच्छा बोलता है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवाराइज। अवाराइज का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा ग्रीड, किसके लिए? वेल्थ या पोजेशंस के लिए, ठीक है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा लालच। अवाराइज का मतलब लालच। अब इसको याद कर सकते हैं ऐसे, हम किसी को अगर राइस दे रहे हैं तो बोल रहे हैं आवा राइस मतलब और राइस दो, और राइस दो। तो आप इस तरह से बेतुका सा कुछ भी निमोनिक्स लेके इसको याद कर सकते हैं। हालांकि मैं वर्ड्स को रट जाता हूँ, क्योंकि रटना इज़ द बेस्ट थिंग। आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कीजिए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके टंग मेमोरी में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, डेट इज बोवाइन। बोवाइन का मतलब होता है रिलेटिंग टू काउज और द काउ फैमिली। ओके, तो एक वर्ड होता है बोवाइन, एक वर्ड होता है फेलाइन और एक वर्ड होता है कैनाइन, ठीक है। तो फिर फेलाइन और कैनाइन आगे आएगा। फेलाइन जनरली मैं आपको बता दूं बिल्लियों से रिलेटेड होता है, जैसे बोवाइन का मतलब गाय से रिलेटेड, उस तरह से फेलाइन मतलब बिल्लियों से रिलेटेड। आगे वर्ड आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बोवाइन मीन्स द फार्मर हैज बोवाइन एनिमल्स इन हिज फार्म। बोवाइन एनिमल्स मतलब उसके पास गाय है, बैल है, बछड़ा है, इस तरह के एनिमल्स हैं उसके फार्म में, डेट इज बोवाइन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, कैलोस। कैलोस क्या होता है? इसको आप कैलोस भी बोल सकते हैं। तो कैलोस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एडजेक्टिव एंड इसका मीनिंग होता है शोइंग और हैविंग अ लैक ऑफ केयर और सिंपैथी फॉर अदर्स, मतलब बहुत कठोर व्यक्ति, उसको बोलते हैं कैलोस हो, ठीक है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी कहीं मारपीट होता है तो हमारे दोस्त जो बहुत कठोर होते हैं, मारपीट वाले, बोलते हैं कॉलस, मतलब हमें कॉल करना, हम आ जाएंगे, हम एकदम बेरहम होंगे, एकदम बेदर्दी दिल वाले होंगे, बहुत पीटेंगे उसको। दैट इज कॉल कैलोस। कैलोस मतलब लैक ऑफ सिंपैथी वाला पर्सन, एडजेक्टिव होता है ये। नेक्स्ट वर्ड है सेलर। सेलर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मीनिंग होता है तहखाना, एक अंडरग्राउंड रूम यूजुअली बिलो अ हाउस यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक वाइन, फूड एक्सेट्रा। आप यहाँ कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये जानना है कि सेलर का मतलब तहखाना होता है। कभी कभी जो पैराग्राफ आता है उसमें ये सारे वर्ड्स दे दिया जाता है, ठीक है। स्टोरी वगैरह में ये सब वर्ड यूज़ होते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वी स्टोर्ड पोटैटोज एंड ओनियंस। हम लोग प्याज और आलू को स्टोर किए हैं कहाँ? इन द सेलर, तहखाने में। टू कीप देम फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि वो लंबे समय के लिए फ्रेश रह सकें।
नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं सेंटिनेरियन, ठीक है। सेंटिनेरियन का मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो कि 100 साल या उससे ज़्यादा एज का होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, माई ग्रेट ग्रैंड मदर वॉज अ सेंटिनेरियन। मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है, मतलब मेरी दादी की भी मेरी दादी की माँ या फिर जो मेरी नानी की माँ है, वो सेंटिनेरियन है। उनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है, 100 साल से भी ज़्यादा उम्र की थी। वेन ही पास्ट अवे पीसफुली, जब वो शांति से चल दी, मतलब चल बसी, मर गई। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट कौन होता है? कम्युनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है, पहले तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन या एडजेक्टिव होता है। पार्ट ऑफ स्पीच मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग इसको अपने डे लाइफ में यूज़ कर सकें, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े मेरी तरह। कम्युनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि, जैसे आपको इसके वर्ड से पता चला कि कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो कम्युनिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो कि ये समझता है कि इस वर्ल्ड में या फिर इस रीजन में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समाज में रहने वाले लोगों के प्रति इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उसके हिसाब से जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी चीज़ें मिल जाए, चाहे वो कितना भी काम कर रहा है। लाइक अगर कोई बहुत कम काम कर रहा है लेकिन उसके परिवार में ज़्यादा मेंबर हैं तो उसको रिसोर्सेज ज़्यादा मिलने चाहिए। लाइक अगर अंबानी हो, बहुत काम कर रहा है लेकिन उसके घर में 4 ही मेंबर हैं, तो उसको फिर 4 मेंबर जितने ही रिसोर्सेज अलॉट होंगे, चाहे वो कितना भी काम कर ले, ठीक है। इसी चीज़ को हिटलर अपनाया था, कम्युनिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं कल्पेबल। अब देखिए कल्पेबल क्या होता है। कल्पेबल का मतलब होता है डिजर्विंग ब्लेम फॉर अ रॉन्ग और क्रिमिनल एक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फॉल्ट और ऑफेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है बेसिकली, इसको आप लोग दोषी बोल सकते हैं, लेकिन ये जो कल्पेबल होता है ना, वो थोड़ा सा रीजनेबल ग्राउंड होता है, ठीक है। जैसे आपको दो वर्ड समझ में आएगा, एक होता है मर्डर, एक होता है होमिसाइड, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ कि मर्डर क्या होता है। मर्डर वो होता है जो आप इंटेंशनली करते हैं और उसके बाद उसका आपका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं होता है। लाइक आप रिवेंज में कर सकते हैं, मर्डर आदमी क्यों करता है? बदला लेने के लिए करता है, गुस्से में करता है, तो ये सब लॉजिकल रीज़न नहीं है। लेकिन अगर आपके पास लॉजिकल रीज़न है मर्डर करने का, तो वो होमिसाइड बन जाता है, डेट इज़ अ कल्पेबल होमिसाइड। कि देखिए मारे तो हैं लेकिन मेरे पास लॉजिकल रीज़न है कि इसको हम क्यों मारे हैं। लाइक ये हमको मारने वाला था, लाइक ये किसी लड़की का रेप करने की कोशिश किया था इसलिए हम मार दिए। तो आपके पास एक रीज़न होता है कि आप किसी को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए उसको मारें, लाइक सेल्फ डिफेंस में मारें, तो डैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है। तो कल्पेबल का मतलब होता है दोषी या अपराधी, गलती का जिम्मेदार। लेकिन यहाँ पे जो कल्पेबल है उसका बेसिकली मतलब होता है कि रीजनेबल ऑफेंस होना चाहिए वो। नेक्स्ट बोलते हैं डेरेलिक्ट। तो अगर कोई पुराना सा खंडहर है उस पे जाने में आपको क्या होगा? डर लगेगा, तो डर से याद करिए डेरेलिक्ट। और डेरेलिक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग होता है इन अ वेरी पुअर कंडीशन बिकॉज इट हैज़ बीन अबंडन्ड और निग्लेक्टेड। बहुत ही खराब स्थिति में होना क्योंकि इसको त्याग दिया गया है या फिर इसको छोड़ दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बिल्डिंग हैज़ बिन डेरेलिक्ट फॉर मैनी ईयर्स एंड इज़ नाउ फॉलिंग अपार्ट। बिल्डिंग जो है बहुत सालों से ऐसी ही खाली छोड़ दी गई है और अब ये धीरे धीरे जर्जर हो रही है, टूट के गिर रही है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं साइनोश्योर। अब से साइनोश्योर क्या होता है? साइनोश्योर का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होता है। साइनोश्योर को आप डायनासोर से याद करिए, अचानक से डायनासोर आ जाए तो क्या होगा? वो सेंटर ऑफ अटेंशन हो जाएगा। तो साइनोश्योर, डायनासोर ऐसे करके आप याद कर लीजिए तो एग्जाम में भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। द न्यू स्पोर्ट्स कार वॉज द साइनोश्योर ऑफ एवरी वन एट द ऑटो शो। तो जो कार की प्रदर्शनी हो रही थी उसमें जो नई वाली स्पोर्ट कार थी वो वहाँ की साइनोश्योर थी, मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन थी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज द साइनोश्योर ऑफ ऑल आइज एट द फिल्म फेस्टिवल। फिल्म फेस्टिवल में जो ऐश्वर्या राय थी वो क्या थी? साइनोश्योर थी। साइनोश्योर मतलब कि बहुत शाइन कर रही थी, ऐसे याद कर लिए, बहुत शाइन कर ली थी और श्योरली वो सबको दिख रही होगी। तो साइनोश्योर मतलब सेंटर ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया का मतलब होता है पीने की लत, यानी पियक्कड़ को बोलते हैं डिप्सोमेनिया। हम तो इसको डिप वर्ड से याद कर लिए थे ना कि डिप मतलब होता है डुबाना, ऐसे करके डिप डिप करके बिस्किट खाते हैं ना हम लोग, तो हम इसको ऐसे रट लिए थे। डिप्सोमेनिया बहुत बेसिक सा वर्ड है, आपको याद भी होना चाहिए। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग है एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग और एडिक्शन टू अल्कोहलिक ड्रिंक। अल्कोहलिज्म मतलब पियक्कड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब पीने की आदत, मतलब छूटी नहीं रही है तो उसको डिप्सोमेनिया बोलते हैं। मीनिया का मतलब पागलपन, डिप्सो का मतलब पीने की आदत, ड्रिंक करना। नेक्स्ट वर्ड आता है डर्ज। डर्ज का मतलब होता है सैड सॉन्ग, है ना। कैसा सिला दिया वफा का मुझको भुला दिया, इसको डर्ज बोलते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इफेस्ट। इफेस्ट का मतलब होता है मिटाया हुआ, खत्म कर दिया गया, वाइप आउट कर दिया गया, कंप्लीटली इरेज कर दिया गया, उसको बोलते हैं इफेस्ट। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एग्जांपल देख लेते हैं, द नेम ऑन द टॉम स्टोन। जो नेम था टॉम स्टोन पे, वॉज इफेस्ड बाई टाइम एंड रेन। उसे समय और बारिश ने मिटा दिया है। इफेस्ट का मतलब मिटा दिया गया है, इफेस्ट।
इम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन कर लेना, हड़प लेना, ठीक है। ये यही वर्ड भी आपको जो है वो पैराग्राफ में मिलेगा, जो 5 क्वेश्चन के पैराग्राफ आते हैं ना उसमें मिलेगा। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ स्टीलिंग और मिसयूजिंग मनी दैट हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू वंस केयर स्पेशली इन अ जॉब और पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। मतलब आपको भरोसा करके कोई पैसा दिया, अपने घर का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया, और अब क्या किया, उसका ज़मीन हड़प लिए, एम्बेजलमेंट कर लिए। द मैनेजर वॉज अरेस्टेड फॉर एम्बेजलमेंट ऑफ कंपनी फंड्स। जो मैनेजर था वो क्या हुआ, वो कंपनी के फंड को हड़प लिया, एम्बेजलमेंट कर लिया, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इमेरिटस। इमेरिटस क्या होता है? मेरिटस से मेरिट याद कर लीजिए। ये एक सम्मान होता है, मानद उपाधि होती है जो किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति को, यानी रिटायर्ड पर्सन को, उसकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यानी उसके बहुत अच्छे काम के लिए मिलती है। दैट इज द इमेरिटस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे यूज करेंगे। आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ टीचिंग डॉक्टर मेहता वॉज ग्रांटेड द इमेरिटस टाइटल। 40 साल की टीचिंग के बाद डॉक्टर मेहता को कौन सा टाइटल मिला है? इमेरिटस टाइटल मिला है। इमेरिटस का मतलब क्या होता है? सेवा कर चुके और अपनी योग्यता के लिए सम्मानित हुए हैं। इमेरिटस इज एन ऑनररी टाइटल। ये एक टाइटल है जनरली, जैसे रॉबिन हुड की मिलती है, नाइटहुड की उपाधियां मिलती थी, ठीक है, उसके बाद सर की उपाधि मिलती थी। उस तरह से ये इमेरिटस एक टाइटल है, एक ऐसे पर्सन को मिलता है जो कि अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम करता है। दैट्स द इमेरिटस। नेक्स्ट वर्ड है इनवियस। एक वर्ड इससे बनता है इनवी। इनवी का मतलब होता है ईर्ष्या और इनवियस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। पहला नाउन है और दूसरा एडजेक्टिव है, यानी जलनखोर भी बोलते हैं इसको। इसका मीनिंग है फीलिंग और शोइंग इनवी, विशिंग यू हैड समथिंग दैट समवन एल्स हैज़। एग्जाम्पल देखते हैं। शी फेल्ट इनवियस व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड गेटिंग अ न्यू कार। वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में जलन महसूस की जब वो देखी कि उसकी फ्रेंड ने नई कार खरीद ली है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? इसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक वाक्य, यानी ए शॉर्ट क्लेवर सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ वाइज और फनी थॉट। इसको बोलते हैं व्यंग्यात्मक वाक्य। एक छोटा और चतुर कहना जो बुद्धिमानी या हास्यपूर्ण विचार को व्यक्त करता है। जैसे अभी एक मंत्री जी हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है मोदी जी के राज में, तो वो उनका स्टेटमेंट क्या आया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, वहाँ बोले कि महंगाई बढ़ने का बहुत फ़ायदा है, देखिए इतनी लोग इतना सारा बाइक खरीद लिए, इतना सारा फोर व्हीलर खरीद लिए, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ता है। तो एक पत्रकार ने बहुत ही व्यंग्यात्मक यानी एपिग्रामेटिक बात बोली थी, और वो बात क्या थी कि आपके कहने का मतलब है कि थोड़ा महंगाई और बढ़ेगा तो लोग हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे। तो ये जो हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे वाली बात थी वो क्या थी? डेट्स द एपिग्राम। ओके, द एपिग्राम इन शॉर्ट इन लेंथ बट बिग इन मीनिंग। ठीक है, तो वो एक तरह से व्यंग किए थे उस पर कि आप क्या इलॉजिकल बातें कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो लोग और कार और ये सब खरीद रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो और कार खरीद रहे हैं, है ना। आप पूरा इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन ही बदल दिए हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है? एक फॉर्मल स्पीच होती है, किसी के मरने पे दिया जाता है कि बहुत अच्छा आदमी था, क्या ही बताया जाए, इसके साथ आदमी तो था ही नहीं, और जीते जी उसको बताइए उससे मिलने भी नहीं आते थे लोग। तो वो जो स्पीच है डेट्स कॉल्ड यूलॉजी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है फेलाइन। अभी मैं आपको बोवाइन बता रहा था, बोवाइन मतलब रिलेटेड टू काऊ और काऊ फैमिली। फेलाइन भी बिल्कुल सेम है, बस ये बिल्ली से या बिल्ली के परिवार से रिलेटेड होती है। ठीक है, द कैट हैज ए स्लीक फेलाइन बॉडी एंड शार्प सेंसेस। फेलाइन हम एक तरह से एडजेक्टिव है, तो ये हम लड़कियों के लिए भी यूज़ करते हैं, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा गुस्सैल होती हैं या फिर मूडी होती हैं, तो शी हैज़ फेलाइन बिहेवियर। ओके, सो ये एडजेक्टिव है, आप किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। वाई यू शोइंग योर फेलाइन बिहेवियर इन माई हाउस। मेरे घर में तुम फेलाइन बिहेवियर क्यों शो कर रहे हो? ठीक है, वाइन बिहेवियर शो करो, शांति से रहो। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं जीनोलॉजी। जीन का मतलब जीन जीन तो आप जानते हैं जो आपकी जीन होती है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल वर्ड है, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जीन की स्टडी को क्या बोलते हैं? जीनोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि देना, किसी को सम्मान देना, किसी के प्रति सम्मान या प्रशंसा व्यक्त करना। डेट्स द होमेज, यानी श्रद्धांजलि देना। होमेज इज अ वे टू शो रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, है ना। गांधी जी के जो 2 अक्टूबर होता है, ठीक है, तो 2 अक्टूबर में क्या होता है, गांधी जी को हम लोग होमेज श्रद्धांजलि देते हैं। फिर वो मर गए थे 30 अक्टूबर को, उस समय भी हम लोग क्या देते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं उनको। भगत सिंह को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या देते हैं? श्रद्धांजलि देते हैं। उन पर माला अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, ठीक है, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। तो डेट्स कॉल्ड होमेज। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इंडिक्ट करना। इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर्सन को चार्ज करना किसी क्राइम के लिए। द मैन वॉज इंडिक्टेड फॉर स्टीलिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द बैंक। उस आदमी को चार्ज किया गया, यानी उस पर आरोप लगाया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया मुकदमा चलाने के लिए कि उसने बैंक से मिलियंस ऑफ रुपीज़ चुराए हैं।
तो इंडिक्ट का मतलब होता है किसी पर अपराध का आरोप लगाना कानूनी रूप से, उसको बोलते हैं इंडिक्ट करना। ही इंडिक्टेड मी फॉर स्टेलिंग मनी, ही इंडिक्टिंग मी फॉर अब्यूजिंग हिम। ठीक है, उसने मुझे अदालत में बुलाया मेरे पे मुकदमा चलाने के लिए क्योंकि मैंने उसे गाली दिया था। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है कि जो होनी है होई वही जो राम रचि राखा, मतलब जो होनी है उसको टाल नहीं सकते। तो इनएक्सोरेबल को होनी बोलते हैं, मतलब जो होना है वो होगा ही, उसे रोका या टाला या बदला नहीं जा सकता। डेट्स कॉल्ड इनएक्सोरेबल। जैसे समुद्र की लहरों का कोस्टल एरियाज में टकराना, तो उसको बोलते हैं इनएक्सोरेबल threat to coastal areas. The rising sea levels are an inexorable threat to coastal cities. आप उसको रोक या बदल नहीं सकते, वो होकर ही रहेगा। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं इंटरमेंट। एक होता है इंटरमेंट, एक होता है इंटरमेंट। तो आपको इन दोनों में बेसिकली फर्क इतना ही याद रखना है कि इंटरमेंट को आप ऐसे कर लिए, मेंट से सीमेंट वर्ड मिलता जुलता है, तो सीमेंट के अंदर उसको दफन कर दिए। तो इंटरमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ बरिंग अ डेड पर्सन, मतलब उसको दफन कर देना। और वहीं पे जो सेकंड वर्ड होता है इंटरमेंट, तो इंटर्न क्या होता है, वो भी अप्रेंटिस की तरह ही होता है, वो भी सीखने जाता है ना। जैसे इंटर्नशिप करने जाते हैं जो लॉयर होते हैं, लॉ कर लेते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। दो समोसा और एक चाय पे। तो इंटर्नशिप और इंटर्नशिप से इंटर्न याद करिए, तो उस इंटर्न को उस ऑफिस में कैद यानी कन्फिस्केट करके रखा जाता है। ये फाइल लिखो, वो पिटीशन बनाओ, ये करो, वो करो, तो लोग कन्फिस्केटेड यानी कैद होके रहते हैं। तो इंटरमेंट का मतलब होता है पॉलिटिकल या मिलिट्री एजेंसियों से कैद करके रखना, और इंटरमेंट का मतलब होता है दफन कर देना। इन एग्जॉस्टेबल, ये तो नॉर्मल सा वर्ड है। इन एग्जॉस्टेबल का मतलब कितना भी यूज़ करो वो ख़त्म नहीं होगा, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। नेक्स्ट वर्ड आता है नेल। नेल का मतलब घंटी की एक ऐसी साउंड जो कोई मर जाता है या फिर किसी सौरों के ओकेजन पे बजाया जाता है। द साउंड ऑफ अ बेल स्पेशली व्हेन रंग स्लोली एज अ सिग्नल ऑफ डेथ इन अ सैड और सोलेम ट्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है इंटर्नमेंट, ऑलरेडी बता दिए हैं, युद्ध या आपात स्थिति में किसी व्यक्ति या समूह को कैंप या जेल में बंद करके रखने की क्रिया। मैनी जापानीज अमेरिकन फेस्ड इंटर्नमेंट इन कैंप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में बहुत सारे जापानीज अमेरिकन जो थे उन्हें इंटर्नमेंट में रखा गया था, उन्हें कैद में रखा गया था। तो हमारी वीडियो होती है यहाँ पे ख़त्म, और टाइम है आपके 3 क्वेश्चन के आंसर करने का। डेट्स कॉल्ड वोकैब क्यूज। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, इससे आपकी मसल मेमोरी थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होगी, और हो सकता है एग्जाम हॉल में जो चीज़ आपका माइंड रिकॉल ना कर पाए वो आपकी मसल मेमोरी आपके माउस को उस ऑप्शन पर जाकर टिक कर दे। तो द फर्स्ट वर्ड इज़ इंटररेग्नम। तो इंटररेग्नम क्या होता है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं हिंट दे रहा हूँ, रेगनम से आपको याद है रेजिसाइड मैंने बताया था, राजा वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड है नेल। नेल अभी बताया है, व्हाट डज नेल मीन। और नेक्स्ट वर्ड है, थर्ड वर्ड है इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट और इंटरमेंट में मैंने फ़र्क बताया है, तो इस फ़र्क को मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी विद सूरज।